गंगाराम से अंग्रेज सरकार की खुशनुदी का ये आलम था कि उन्हें इंपीरियल दरबार में शामिल किया गया। उन्हें शानदार वफादारी और खिदमात पर CIE का टाइटल दिया गया, मगर फिर वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन से वो इस कदर करीब हो गए कि दरबारी साजिश का शिकार होने पर उन्हें दरबार से बर्खास्त कर दिया। बल्कि उनकी PWD में तरक्की भी रुक गई। तो फिर कैसे सर गंगाराम ने पटियाला दरबार की नौकरी करके अपनी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बनने की जिद पूरी की। जुस्तजू में सर गंगाराम की दास्तान हयात की तीसरी किस्त में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राय बहादुर कन्हैया लाल ने गंगाराम से ज़्यादा लाहौर की खिदमत की, इमारत बनवाई, मगर उन्हें बाबाए लाहौर क्यों नहीं कहा गया? अगर गंगाराम ना होते तो क्या लाहौर की तारीखी इमारतें ना बनती? एक काबिल इंजीनियर के नाम को क्यों एक तबके ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया? सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद कैसे गंगाराम ने इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में सरमायाकारी शुरू की? गंगापुर स्टेट जो आज भी गंगाराम की शानदार महारत का सबूत है, जहां पर घोड़ा वैन चलाई गई। अंग्रेज सरकार से हजारों एकड़ बंजर जमीन अलॉट करवाकर गंगाराम कैसे बिलियनियर बने? और सबसे बढ़कर पहली जंगे अजीम ने कैसे लखपति गंगाराम को करोड़पति बना डाला? अजीम आर्किटेक्ट सर गंगाराम की पड़पोती कीशा राम ने कहा है कि वो पाकिस्तान आकर बहुत खुश है। ये वो आदमी है जिसने पूरे लाहौर शहर में आज अगर आपको एक चीज़ भी ठीक दिखाई देती है ना, ऑर्गेनाइज दिखाई देती है, तो वो इस आदमी के हाथ की हुई है। अमेजिंग, अपने यानी पैसों से उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई। और सभी नारा लगा रहे थे, गरीबों के वाली की जय, यतीमों का देवता जिंदाबाद। Sir Gangaram earned millions, most of which he gave to charity. Amazing man, ठीक है। गंगाराम एक लायक इंजीनियर थे, मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो ना होते तो क्या GPO, लाहौर म्यूजियम और NCA जैसी तारीखी बिल्डिंग्स ना बनती? तो इसका जवाब हर कोई जानता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये अंग्रेज सरकार के प्रोजेक्ट्स थे। गंगाराम को भी इनका क्रेडिट जाता है, लेकिन उन्हें बाबाए लाहौर कह देना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे बनाने वाले को बाबाए मोटरवे और इन ट्रेन बनाने वाले को बाबाए ट्रेन लाहौर का नाम दे दें। सहाफ़ी और मुहक्किक मुनीर अहमद मुनीर की किताब मेरे वक्तों का अमृतसर और लाहौर में इस हवाले से कुछ यूं लिखा है। लाहौर में राय बहादुर कन्हैया लाल भी एक एग्जेक्टिव इंजीनियर गुजरे हैं। सर गंगाराम 12 बरस सरकारी एग्जेक्टिव इंजीनियर रहे, राय बहादुर कन्हैया लाल 35 बरस। इस सर्विस के दौरान में ज़िला कचहरी, पंजाब यूनिवर्सिटी का सेनेट हॉल, मियो हॉस्पिटल उनके ज़ेरे निगरानी बने, बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज, आर्ट स्कूल, तार घर, गवर्नर हाउस, मुंटगमरी हॉल, जनाना जेल, मेडिकल कॉलेज वगैरह भी। तादाद में वो गंगाराम से कहीं आगे हैं। सर गंगाराम तो एग्जेक्टिव इंजीनियर से आगे नहीं गए। राय बहादुर कन्हैया लाल फर्स्ट ग्रेड एग्जेक्टिव इंजीनियर के अलावा एक अरसे तक एक्टिंग सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी रहे और लाहौर म्यूनसिपलिटी के वाइस प्रेसिडेंट भी। यही नहीं, 1884 में उन्होंने तारीख़ लाहौर जो लिख दी, बस लिख दी। उनका ये लोहा दुनिया मानती है। अगर अंग्रेज़ दौर के एक मुलाजिम एग्जेक्टिव इंजीनियर को ही जदीद लाहौर का बानी और मोहसिन लाहौर करार देना है, तो राय बहादुर कन्हैया लाल इसके ज़्यादा हकदार हैं। पाकिस्तान में दानिश्वर तबके का हमारे एक दोस्त के अल्फाज में मसला ये है कि यहाँ के मजहबी तबके को इस्लाम के अलिफ और रोशन ख्याल तबके को लिबरलिज्म के लाम का भी नहीं पता। जहाँ हम भगत सिंह के कसीदे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग शुरू की, और वहीं अंग्रेज़ सरकार के वफ़ादार मुलाजमीन को सिर्फ इसी बुनियाद पर हीरो बना लेते हैं क्योंकि हमने किसी गैर मुस्लिम को हीरो बनाकर लिबरल बनना है। एक अच्छे इंजीनियर की सलाहियत के इतराफ़ में उसकी तारीफ़ ही काफ़ी है, मगर उसकी शान में आसमान और ज़मीन के कलाबे मिलाकर मामले को दूसरा ही रुख देना, इसे कुफर और इस्लाम, राइट और लेफ़्ट की जंग में ढाल देना, सिर्फ गंगाराम बल्कि मुआशरे के कच्चे जहनों के साथ भी ज़्यादती होती है। एक और नुक्ता ये उठाया जाता है कि ये गंगाराम की शानदार इंजीनियरिंग थी कि आज भी लाहौर में ये तारीखी इमारतें अपने पूरे वज़न के साथ खड़ी हुई हैं और कोई भी बारिश तूफ़ान इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो यहाँ भी अहले हुनर काम बहुत उठा देते हैं। 2022 में सूबा सिंध में सैलाब की वजह से बहुत बड़ी तबाही हुई थी, मगर एक अखबारी खबर के मुताबिक अंग्रेज़ों की बनाई हुई स्कूलों की 1339 इमारतों में से किसी एक को भी हालिया सैलाब में नुकसान नहीं पहुँचा। ताहम
क़याम पाकिस्तान की 30 से 50 साल कबल बनने वाली 20,000 के करीब सरकारी स्कूल बिल्डिंग्स हालिया सैलाब से मुतासिर हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सूबा सिंध में कौन से गंगाराम इमारतें तामीर करवा रहे थे। तो इसका जवाब सिर्फ यही है कि ये दरअसल अंग्रेज़ हुकूमत की मैनेजमेंट थी। गंगाराम, कन्हैया लाल या इनकी जगह कोई भी इंजीनियर होता तो अंग्रेज़ हुकूमत ने इसी तरह की इमारतें तामीर करवानी थी। खैर, गंगाराम की कहानी की तरफ आते हैं, जिनकी अंग्रेज़ की नौकरी बहुत शानदार चल रही थी। जब उनकी PWD की नौकरी के 27 साल मुकम्मल हुए तो उनसे अंग्रेज़ सरकार की खुशनुदी का ये आलम था कि 1900 में यानी 1900 में उन्हें वॉइस रॉय लॉर्ड कर्जन ने बहैसियत सुपरिटेंडेंट वर्क्स के तौर पर इंपीरियल दरबार में नशिस्त दे दी। कहा जाता है कि उनकी दरबार में शमूलियत में उस वक्त के बादशाह किंग एडवर्ड की खुशनुदी भी शामिल थी। ये भी कहा जाता है कि गंगाराम वायसराय के ख़ास लोगों में शामिल थे और उन्हें उनकी काबिलियत की वजह से बहुत करीब रखा जाता था। इसी दरबार में उन्हें अंग्रेज़ सरकार की तरफ से CIE का टाइटल भी दिया गया, मगर दरबार में उनकी शमूलियत की वजह से कई यूरोपीय इंजीनियर और दरबारी उनसे जलने लगे और उनके खिलाफ साजिशें करने लगे। तो सिर्फ 2 साल में ही उन्हें साजिशें करके दरबार से बर्खास्त करवा दिया गया। गंगाराम वापस अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में आ गए, जहां पर उन्हें ये उम्मीद थी कि अब उन्हें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। मगर गंगाराम के खिलाफ साजिशें कम ना हुई। वो इंतज़ार में थे, मगर दरबारी साजिशों और लॉर्ड कर्जन से करीबी ताल्लुक उनकी तरक्की की राह में रुकावट बन गया। अब ये गंगाराम की इज्जत और वक़ार का मामला था, तो उन्होंने 1903 में सरकारी नौकरी से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। लॉर्ड कर्जन उन्हें तरक्की तो ना दिलवा सके, मगर जब गंगाराम रिटायर हुए तो उन्हें उनकी खिदमात के सिले में दीगर मराद के साथ साथ रचना दोआब की चनाब कॉलोनी में 20 स्क्वायर ज़मीन ग्रांट कर दी गई। गंगाराम वाकई एक मुनफरिद इंसान थे, एक लायक इंसान थे। वो लखपति बन चुके थे, चाहते तो आने वाली ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजार सकते थे, मगर यहाँ से अब उनके जौहर खुलकर सामने आने वाले थे। उनकी ज़िंदगी के 24 साल बचे थे, इसमें उन्होंने ऐसे कारहाय नुमायाँ सरअंजाम दिए जिनकी वजह से आज हम उन पर ये वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने अब 2 काम किए, एक तो उन्होंने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बनने की अपनी ज़िद मुकम्मल की और दूसरा उन्होंने अपनी तालीम और महारत को एग्रीकल्चर में लगाने का फ़ैसला किया, जो उन्हें हिंदुस्तान की अमीर तरीन शख्सियत बनाने वाला था। तो पहले हम आपको उनके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बनने की कहानी सुनाते हैं। अंग्रेज़ दरबार की साजिशें उनकी तरक्की खा गए तो उन्होंने पटियाला दरबार में नौकरी कर ली, जहां पर उन्हें शाहाना तनख्वाह पर स्टेट इंजीनियरिंग वर्क्स के तमाम डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बना दिया गया और इसके साथ साथ उनका सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बनने का ख्वाब भी पूरा हो गया। ये गंगाराम ने एक तरह से अपनी जिद पूरी की थी। यहाँ पर भी उन्होंने शानदार इमारत बनवाई, जिनमें मोती महल पैलेस, इजलास खास, सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग, विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल, सिटी हाई स्कूल, लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन वगैरह शामिल हैं। पटियाला दरबार में नौकरी के साथ साथ गंगापुर स्टेट का आगाज हो चुका था, तो इसी दौरान गंगाराम को मरवार बैंक का चेयरमैन बना दिया गया। उन्होंने भटिंडा में भूपिंद्रा फ्लोर मिल्स का आगाज़ किया। उनका ज़राअत का कारोबार बहुत ज़्यादा चल रहा था और नोटों की बारिश होने लगी, तो इसी आमदन से उन्होंने कॉटन प्रेसिंग एंड जिनिंग मिल्स का आगाज़ किया, जहां पर अपनी ही फसलों से आने वाली कपास को इस्तेमाल किया जाता। उनका बड़ा बेटा सीवक राम गंगापुर स्टेट और एग्रीकल्चर के बिजनेस को देख रहा था, तो उनके छोटे बेटे बालक राम ने फैक्ट्रियों के बिजनेस की निगरानी शुरू कर दी। जहां पर गंगाराम ने जदीद सैनिटरी हाउसिंग यानी घर के अंदर वॉशरूम बनवाए। गंगाराम ने अपने लिए शानदार बंगला बनवाया, यहाँ पर स्कूल, पोस्ट ऑफिस बनाया, यहाँ पर दुनिया की पहली घोड़ा ट्रेन मुतारिफ करवाई और इसे गंगापुर स्टेट का नाम दिया गया। उन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत को ये दरख्वास्त की कि उन्हें 2500 एकड़ मजीद अराजी अलॉट की जाए, जिसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ सरकार को 27,000 रुपये दिए और इसके लिए अपना प्रोविडेंट फंड भी इस्तेमाल किया। जब गंगाराम पटियाला दरबार में नौकरी कर रहे थे तो साथ साथ गंगापुर में तरक्याती कामों और फसलों की देखभाल भी किया करते थे, मगर जब 1907 में वो पटियाला स्टेट से रिटायर हुए तो यहाँ से उनके ज़रूरी सफ़र यानी बिलियनियर बनने के सफ़र का आगाज़ हुआ। गंगापुर की ज़मीन में पानी का लेवल 6 फुट से 9 फीट ऊंचा था। यहाँ पर इंजीनियरिंग काम आई और इंग्लैंड से मशीनरी इंपोर्ट की गई और इस वाटर पंप के ज़रिए पानी को गंगापुर की फसलों तक पहुँचाया गया। गंगापुर तक पक्की सड़क नहीं जाती थी और ये मशीनरी गंगापुर ले जाने के लिए गंगाराम ने दुनिया की पहली घोड़ा ट्रेन भी बना डाली।
ये घोड़ा ट्रेन पुचियाना रेलवे स्टेशन से गंगापुर स्टेट तक आती थी और इस घोड़ा ट्रेन में एक वक्त में 3 मुसाफिर सफ़र कर सकते थे। गंगापुर गांव में आज भी खस्ता हालत में वो छोटा सा रेलवे स्टेशन मौजूद है जहां पर घोड़ा ट्रेन 25 मील दूर बचियाना रेलवे स्टेशन जाया करती थी। गंगाराम ने इस मकसद के लिए एक रेलवे की पटड़ी भी बिछाई। जब 1907 में गंगाराम रिटायर हुए और उन्होंने अपनी सारी तवज्जो गंगापुर स्टेट की तरफ मबजूल कर दी, तो इसी साल उनकी गंगापुर स्टेट को अंग्रेज सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर शो में पहला इनाम और उन्हें 11 से ज़्यादा इनामात से नवाजा गया और फिर ये सिलसिला 1908 और आगे तक भी जारी रहा। ये तो सबको मालूम था कि सर गंगाराम एक शानदार इंजीनियर थे, मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी कामयाबी ज़राअत में हासिल की उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने अंग्रेज सरकार से दर हकीकत हज़ारों एकड़ ज़मीनें लीज पर ली, उन्हें चंद सालों में ज़रखेज़ बनाया, उनसे करोड़ों रुपए कमाए और फिर इन्हें अंग्रेज सरकार को वापस किया। मगर ये सिलसिला इतने बड़े लेवल तक कैसे पहुंचा, इसकी बुनियाद पहली जंग अजीम बनी। कहा जाता है कि जंग हमेशा तबाही लेकर आती है, मगर कारोबारी लोगों के लिए ये पैसे छापने का सुनहरी मौका हुआ करती है। ये रुदाद भी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। पहली जंग अजीम से कबल ही सर गंगाराम ने अंग्रेज़ हुकूमत को ये दरख्वास्त दी थी कि उन्हें 5000 एकड़ बंजर ज़मीन फेयर मार्केट वैल्यू पर दीजिए। और जैसे ही पहली जंग अजीम शुरू हुई तो दरअसल अंग्रेज़ सरकार की ये मजबूरी बन गई। जंग अजीम में बरतानिया को फ़ौजियों की ज़रूरत थी और जंग पर भेजने के लिए ये लालच दिया गया कि जो फ़ौजी ज़िंदा वापस आएंगे या इस जंग में बरतानवी सरकार की खिदमत करेंगे, उनसे वफादारी का सबूत देंगे, उन्हें हुकूमत की तरफ से ज़रूरी ज़मीनें अलॉट की जाएंगी। मगर ऐसे वक्त में अंग्रेज़ हुकूमत ने फ़ौजी ज़्यादा भेज दिए और उनके पास ज़मीनों की किल्लत हो गई। ऐसे मौके पर अंग्रेज़ सरकार के पास गंगाराम का प्रपोजल था, तो पहले उन्हें 5000 एकड़ ज़मीन गुजरांवाला में लीज पर दी गई। इसके साथ ही उन्हें चंद माह बाद बारी दोआब में मज़ीद 23,000 एकड़ बंजर ज़मीन 3 साल की मुद्दत के लिए लीज पर दे दी गई। गंगाराम ने अपनी कारोबारी समझबूझ से बहुत माल कमाया। जंग की वजह से हिंदुस्तान में चीज़ों की किल्लत हो चुकी थी, तो एक तरफ गंगाराम ने हुकूमत को गंदम अपने दामों पर बेची। अंग्रेज़ को जब ये समझ आई कि गंगाराम की ये कारोबारी सलाहियत उनके लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो रही है, तो उन्होंने मज़ीद 40,000 एकड़ ज़मीन लीज़ पर दी। और इस बार गंगाराम को बतौर इनाम 60 साल लीज़ के लिए दिए गए कि वो इन ज़मीनों से अच्छे खासे नोट छाप सकें। गंगाराम को पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों यानी फैसलाबाद, साहिवाल, गुजरांवाला वगैरह में ज़मीनें लीज़ पर दी गई और हज़ारों एकड़ अराजी पर काश्तकारी और पानी पहुंचाने के लिए गंगाराम को इतनी ही बड़ी फोर्स और पैसों की ज़रूरत थी। तो इस सिलसिला में अंग्रेज़ हुकूमत ने गंगाराम की हर तरह से मदद की। 1925 में गंगाराम की बनाई हुई रेनाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम की अहमियत का अंदाज़ा आप इस समझ से लगाएं कि अंग्रेज़ गवर्नर पंजाब ने इसका इफ्तिताह किया था। ये मनसूबा इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल था जो 220 किलोवाट की 5 टर्बाइन्स पर मुश्तमिल था। इस मनसूबे से 80,000 एकड़ यानी 125 स्क्वायर माइल्स को सैराब किया जा सकता था। इस पर 50 लाख की लागत आई। इंजीनियरिंग के नुक्ता नज़र से ये प्रोजेक्ट उस वक्त दुनिया में अपनी मिसाल आप था। गंगाराम की अंग्रेज सरकार के लिए शानदार खिदमात पर 1922 में गवर्नर पंजाब सर एडवर्ड मैकलेगन ने उन्हें नाइटहुड के एजाज़ से नवाजा और एग्रीकल्चर से करोड़ों रुपए कमाने के बाद गंगाराम का ये मकूला बहुत मशहूर हुआ, यू सर टॉक ऑफ कल्चर, आई नो ओनली वन कल्चर एंड दैट इज़ एग्रीकल्चर। जस्तजू में गंगाराम की दास्तान हयात जारी है। चौथी किस्त में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गंगाराम के सोशल वर्क में क्यों किसी मुसलमान का नाम नहीं मिलता, गंगाराम क्यों हिंदू बेवाओं का जिक्र सुनकर आप दीदा हो जाया करते थे, गंगाराम जानलेवा हादसे से कैसे बच निकले, क्या हिंदू बेवाओं की दुआओं से उनके पोते पैदा हुए, गंगाराम के चैरिटी वर्क और बनाए हुए स्कूलों की तारीख क्या है, गंगाराम की वफ़ात के बाद उनकी औलाद ने कैसे चैरिटी वर्क जारी रखा। लाहौर के फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज का नाम इससे पहले सेवक राम के नाम पर था। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत पर लाहौर में गंगाराम की समाधि के साथ क्या सलूक हुआ, और सबसे बढ़कर क्या गंगाराम की चैरिटी का आगाज़ उम्र के आखिरी हिस्से में हुआ और उसका मरकज़ हिंदू क्यों थे। आपको स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं।